शिव नाम का एक कारपेंटर अपनी पत्नी गीता और बेटा शुभम के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट भरता था। शिव बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके के दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ बनाता था। सब लोगों को उसकी बनाई चीजें बहुत पसंद आती थी। शिव का बेटा भी अपने पापा की तरह कारपेंटर बनना चाहता था, लेकिन शिव उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहता था। एक दिन शुभम अपनी माँ से, माँ, कल से मैं भी काम करने अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और तुम हो जो उन्हीं की तरह बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें कुछ खाने को मिलता है। अपनी माँ की बातें सुनकर शुभम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रोने लगता है। तभी काम खत्म कर शिव घर आता है तो शुभम को रोते देख शिव गीता से, क्या हुआ शुभम, क्यों रो रहे हो? क्या तुमने उसे कुछ कहा है? गीता शुभम की बताई सारी बातें शिव को बताती है। तब शिव शुभम से, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से तुम मेरे साथ काम पर आ जाना। अब हम पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों बाहर घूमने जाएंगे। तभी गीता खाने के लिए रोटी और चटनी लाती है। उसे देखकर शुभम गीता से, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मुझे चटनी और रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो, भूखे पेट ही रह जाओ। घर में कोई सब्जी है ही नहीं तो मैं क्या खाना पकाऊं? तुम्हारे पापा की इतनी कमाई तो है नहीं कि हम हर रोज कुछ न कुछ अलग अलग बनाकर खाए। शुभम अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से खाना खा लेता है। अब शिव शुभम को साइकिल पर बिठाकर जहाँ बड़े बड़े लोगों के बंगले थे वो दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसी वक्त उनके सामने गाड़ी आकर रुक जाती है। शिव और शुभम गाड़ी की तरफ देखते हैं। गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरकर शिव के पास आता है और कहता है, शिव, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, स्वप्निल। अरे पापा की ट्रांसफर की वजह से हम लोग यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसलिए हमारा मिलना नहीं हुआ था। हम बचपन में साथ खेलते थे, क्या तुम सब भूल गए? अरे चलो हमारे साथ घर चलो। उसी वक्त स्वप्निल का बेटा पार्थ गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और स्वप्निल के पास आकर स्वप्निल से, डैड, ये अंकल कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। अरे बेटे, ये मेरे बचपन के दोस्त है और ये उनका बेटा है शिव। ये मेरा बेटा है पार्थ। चलो अब मेरे साथ घर चलो। स्वप्निल, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अरे अरे बिल्कुल नहीं, यही तो रहा मेरा घर, चलो अंदर। शिव कुछ और बोल ही नहीं पाता और वो स्वप्निल के घर के अंदर चले जाते हैं। स्वप्निल का घर इतना बड़ा और सुंदर था कि वो देखकर शिव और शुभम घर को देखते ही रह जाते हैं। तभी स्वप्निल का नौकर आता है। रामू, शिव के लिए चाय और शुभम के लिए जूस लेकर आना। नौकर शिव को चाय और शुभम को जूस देकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त पार्थ स्वप्निल से, डैडी, आज पढ़ाई करवाने की बारी आपकी है। आप मुझे प्लीज ये मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए ना। स्वप्निल शिव और शुभम को लेकर पार्थ के कमरे में जाता है। पार्थ का कमरा बहुत ही बड़ा था। जितना शुभम का घर था उतना बड़ा पार्थ का कमरा था, जहाँ पर बड़े बड़े खिलौने, नई नई किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर रखे हुए थे, जो देखकर शुभम चौंक जाता है। पार्थ अपना लैपटॉप शुरू करता है। डैड, मुझे लैपटॉप पर ही मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। शुभम बेटा, तुम भी आओ। शुभम पार्थ के लैपटॉप को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लैपटॉप देखकर बहुत खुशी होती है। थोड़ी ही देर में शिव और शुभम अपने घर लौटने निकलते हैं। घर जाते जाते शुभम शिवा से, पापा, मुझे भी पार्थ जैसा ही लैपटॉप चाहिए। बेटे, हमारी लैपटॉप खरीदने इतनी हैसियत नहीं है। हम 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो मैं तुम्हें नया लैपटॉप कहाँ से ला कर दूं? रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। शिव पास के ही दुकान में जाता है और दुकान में से पुराने, एक साइड से प्लेन वो पेपर इकट्ठा कर शुभम को ला कर देता है। ये तो पेपर है, मैं इसका क्या करूँ? बेटा, तुम इसके ऊपर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हमारे पास तो कोई लैपटॉप नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर लिखकर पढ़ाई कर सकते हो। यही तुम्हारा लैपटॉप होगा। अपने पिताजी की बात सुनकर शुभम बहुत दुखी हो जाता है। अब वो मन में ठान लेता है और मन ही मन, अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और बड़ा आदमी बनूंगा। अब वो घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर शिव शुभम से,
शुभम उठो, चलो, तुम आज मेरे साथ काम पर आना चाहते हो ना? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं भी स्वप्निल अंकल जैसा बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे साथ आपके सारे सपने पूरे करूंगा। उसके बाद शुभम अपनी पढ़ाई जी जान लगा कर करता है। अच्छी पढ़ाई के कारण स्कूल में शुभम को स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप मिलते ही शुभम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर आकर शिवा से, पापा देखो, मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं इस स्कॉलरशिप से कंप्यूटर खरीदूंगा। शुभम की मेहनत देख शिव और भी ज्यादा मेहनत करता है और उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीद कर दिलवाता है। अब शुभम को समझ में आ चुका था कि पढ़ाई का उसके जीवन में क्या स्थान है। उसकी मन लगाकर की जाने वाली पढ़ाई देख उसके माँ पिताजी भी अब बहुत खुश है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर किसी बात को बच्चे को समझाना है तो मारपीट कर नहीं समझाना चाहिए, बल्कि उसे अलग अलग प्रकार से समझाना चाहिए। माधवपुर नाम के गांव में रामचंद्र अपनी पत्नी प्रमिला, 2 बेटियां प्रिया और रीमा के साथ रहता था। दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। प्रिया स्वभाव से विनम्र और दयालु थी, तो रीमा स्वार्थी और लालची थी। प्रिया रीमा से छोटी थी। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ाई करती थी। रीमा का कॉलेज खत्म होते ही उसके माँ पिताजी ने उसकी शादी करने का फैसला लिया। एक दिन रीमा और प्रिया अपने माँ पापा के साथ बैठे हुए थे। रीमा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। ये देखो उसका फोटो। पापा, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा और अच्छे पैसे वाला तो है ना? मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी गरीब और अनपढ़ से हो। अरे बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बैंक में मैनेजर है, रहने के लिए बैंक का मकान भी है, उसके पास खुद की गाड़ी, सब कुछ है, बहुत अच्छा परिवार का है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप रिश्ते की बात कर लीजिए। कुछ ही दिनों में रामचंद्र ने रीमा की धूम धड़ाके से शादी कर दी। रीमा बड़ी लड़की थी, तो रामचंद्र के घर में ये पहली ही शादी थी, तो उसने रीमा की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने हैसियत से ज्यादा शादी में खर्चा किया। इसी कारण अब उस पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब कुछ ही दिनों के बाद प्रिया भी शादी के लायक हो गई और रामचंद्र प्रिया के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगा। एक दिन, मैंने प्रिया के लिए एक रिश्ता देखा है। ये लोग रीमा के ससुराल जितने अमीर तो नहीं है, मगर शहर में छोटी सी कपड़ों की दुकान है और घर है। अपनी प्रिया वहाँ खुश तो रहेगी ना? उसे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? चाहता तो मैं भी था कि रीमा की तरह प्रिया को भी अच्छे पैसे वाले घर देखूं और धूमधाम से उसकी शादी करूं, लेकिन पैसों की समस्या खड़ी है। रीमा की शादी करते वक्त सिर्फ बड़ी और अच्छी शादी करनी है, यही सोचा था। ये नहीं सोचा कि प्रिया के लिए भी कुछ बचाना होगा। लेकिन फिर भी मैं कई पैसे वाले घर में रिश्ते की बात चलाई, लेकिन पैसों पर आकर गाड़ी रुक जाती है, रिश्ता नहीं हो पा रहा। कमरे के बाहर खड़ी प्रिया सारी बातें सुन रही थी। वो आगे आकर अपने माँ पिताजी से, आप बिल्कुल फिक्र मत करो पापा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आपने जहाँ रिश्ता तय किया है वहाँ मैं खुश ही रहूंगी। आपने जो मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है वो अच्छा ही होगा। मुझे तो बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। प्रिया की बातें सुनकर रामचंद्र के मन को शांति मिली। प्रिया की शादी बिल्कुल ही सीधे साधे तरीके से हो जाती है। प्रिया और रीमा एक ही शहर में रहते थे। प्रिया के घर में बीमार ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। प्रिया ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। ये देख उसके ससुर को बड़ी राहत मिली। प्रिया दिन भर घर का काम करती, साथ ही ससुर की सेवा भी करती थी। अब कुछ दिनों बाद वो दुकान पर अपने पति का हाथ बटाने के लिए भी जाने लगी थी। उधर रीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी किटी पार्टी, कभी घूमने जाना, बड़े बड़े मॉल्स में खरीदारी करना, इसी में उसका सारा समय बीतता था। एक दिन प्रिया दुकान पर थी, तभी एक गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है और गाड़ी में से रीमा और उसके पति बाहर आते हैं। रीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और प्रिया के हाथ में मिठाई का डिब्बा देते हुए, तेरे जीजाजी ने आज ही एक नया बड़ा घर खरीदा है, अब हम उसी मकान में रहने जाने वाले हैं। पूरे 80 लाख का मकान है। मैंने सोचा ये खुशखबरी तुम्हें भी दे दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है रीमा दीदी। दरअसल रीमा ने प्रिया को जलाने के लिए ये सारी बातें कही थी। भोली भाली प्रिया इस बात को समझ ही नहीं पाई, लेकिन प्रिया का पति अमर इस बात को समझ चुका था। रीमा और उसके पति जाने के बाद अमर प्रिया से, प्रिया, तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हें खुशखबरी बताने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने यहाँ आई थी, क्योंकि वो जानती है
कि हम इतने महंगा घर नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं, इसलिए हमें जलाना चाहती थी वो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपनी खुशी बांटने के लिए आई थी, वो भला हमें क्यों जलाएगी? यही बात है प्रिया, तुम नहीं समझोगी। उसे मालूम है ना, तुम्हारा पति एक मामूली दुकानदार है, एक छोटे से कपड़ों का दुकानदार, बड़ा घर कैसे खरीदेगा? उसका पति तो बैंक मैनेजर है, उसे क्या पैसों की कमी, ऊपर से पहले से ही बाप की कमाई भी ज्यादा थी। किसने कहा ये आपको कि आप बड़ा घर नहीं खरीद सकते? आप जरूर नया बड़ा घर खरीद सकते हैं, एक नहीं दो दो खरीदेंगे। रीमा का पति तो बैंक में काम करता है, एक प्रकार से वो बैंक का नौकर ही हुआ ना, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तो आप ही अपने मालिक हो, साथ ही ये जो कुछ भी है आपने अपनी मेहनत से कमाया है। आप जैसे चाहो अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, मन में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। अमर प्रिया की बातें सुनकर उससे प्रेरित हो जाता है और जी जान लगाकर काम शुरू करता है। प्रिया भी काम में उसकी मदद करने लगी। वो हर रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलता और देर रात 10 बजे तक काम करता रहता था। प्रिया दोपहर के समय में अमर का हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। अमर और प्रिया दोनों स्वभाव से कोमल थे, ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बातें करते थे, साथ ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखते थे। इसका नतीजा ये होता था कि लोग बार बार उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आते थे। प्रिया, मुझे लगता है क्यों ना ग्राहकों को कम दाम में अच्छे और फैंसी कपड़े मिले। इसके लिए हमें दुकान का सामान मुंबई और दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा। इससे ग्राहकों को अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे और दुकान का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, आपको सब जगह पता है, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अमर ने प्रिया के नाम पर बहुत बड़ा मॉल बनवाया। मॉल में नए नए फैंसी कपड़े रखे। सब लोगों को वहाँ के कपड़े बहुत पसंद आते थे। लोग मॉल में जाकर कपड़े खरीदने लगे। इसी तरह अमर और प्रिया की दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो रही थी। अब प्रिया ने अपने ससुर की देखभाल करने के लिए एक अच्छी नर्स भी रख दी थी, जो दिन रात उनकी सेवा करती थी, उनका ध्यान रखती थी। अमर ने प्रिया के नाम से शहर में भी बहुत सारे मॉल शुरू कर दिए थे। अमर और प्रिया की गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। प्रिया के ससुर जी की तबीयत भी अब अच्छी होने लगी थी। वो हमेशा प्रिया के बारे में, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। उसका हमारे घर में प्रवेश क्या हुआ, उसने हमारे घर को क्या से क्या बना दिया। वो चाहे तो मिट्टी को सोना भी बना सकती है। एक दिन अमर प्रिया को शहर की सबसे बड़ी हवेली लेकर जाता है। तब प्रिया, अरे ये किसका घर है? आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? और ये कितना सुंदर घर है, बिल्कुल सपने में होता है वैसे ही है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अरे ये हमारा ही घर है, मैंने तुम्हारे लिए नया घर खरीदा है, तुम्हें पसंद तो आया ना? लेकिन हमने तो अभी अभी बड़ा घर खरीदा है, वो भी तो कितना सुंदर है, और फिर से ये मकान। ये सब तुम्हारे विश्वास के वजह से ही हो रहा है। तुमने कहा था ना हमारा एक नहीं बल्कि 2-2 बड़े मकान होंगे। तुम्हारी बात सच हो गई। प्रिया खिलखिलाकर हंसने लगी। चलो अब इसी खुशी में तुम्हारे बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों गाड़ी में बैठकर मिठाई लेकर रीमा के घर पहुँचे। कार से उतरकर दोनों रीमा के घर में पहुँचते हैं। अंदर रीमा और उसके पति की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब प्रिया और अमर वहां आ गए। अरे जरूरत ही क्या थी बैंक में फ्रॉड करने की? तुम्हारे फ्रॉड के चक्कर में घर की सारी जमा पूंजी चली गई है। अब घर भी गिरवी है, ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। अब ये घर, गाड़ी सब कुछ चला जाएगा। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने खुद के लिए बैंक में फ्रॉड किया है? तुम्हें ही शौक चढ़ा था ना पार्टियां करने का, शॉपिंग करने का, नए मकान कार खरीदने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारा करो। कोई और लड़की होती तो घर से मायके निकल जाती। तो निकल जाओ, तुम्हें रोका किसने है? तुम जानते हो ना मेरे मायके की हालत कुछ अच्छे नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए आप शेर बन रहे हो। वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर प्रिया और अमर पर पड़ती है। तभी रीमा प्रिया से लिपट कर रो पड़ती है। अरे आप लोग कब आए? आपने आवाज नहीं लगाई? जब आप दोनों में बहस हो रही थी हम तभी आए। हम दोनों ने आपकी सारी बातें सुन ली है। प्रिया, आप दोनों को तो सारी बातें पता चल चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सुना है आप नया कपड़ों का मॉल शुरू करवा रहे हो। अगर वहाँ का मैनेजर आप मुझे बनाओगे तो हम पर बड़ी कृपा होगी। हमारे घर के हालात तो आप देख ही रहे हो।
आपसे कुछ छुपा नहीं है। अमर और प्रिया ने एक दूसरे से बातें कर रीमा के पति को हाँ बोल दिया। रीमा का घमंड चकनाचूर हो चुका था। एक समय था जब रीमा और उसका पति अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे थे। आज वो ही प्रिया और अमर को लाचार होकर नौकरी मांग रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब प्रिया ने अपने पिताजी का कर्जा भी चुकता कर दिया था। साथ ही अमर गरीबों के लिए अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कपड़े, ठंड के लिए शॉल दान किया करता था। वो दोनों मिलकर गरीबों की मदद भी किया करते थे। अब दोनों बहनें अपने अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से सारी दुनिया कमा सकते हैं। मेहनत के साथ ही इंसान को कभी घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड कभी ना कभी चकनाचूर हो ही जाता है। सुजाता और महेश नाम का एक नौजवान जोड़ा अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई शहर में रहता था। सुजाता के पति महेश एक अच्छी कंपनी में जॉब पर थे, लेकिन अचानक कुछ कारणवश महेश का जॉब चला गया। साथ ही साथ सुजाता के ससुर जी का भी काम छूट गया था। अब उन पर मानो जैसे बहुत बड़ा कहर बरस पड़ा था। सुजाता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे उनकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी थी। एक दिन महेश अपने पिताजी रामदास से, पिताजी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। हाँ बेटा, ये लो, लेकिन बस इतने ही हैं। महेश के पिताजी ने उनके पास जितने पैसे थे वो सारे महेश को दे दिए और महेश से, बेटे महेश, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होगा। हमारे पास तो कोई जमीन भी नहीं है कि खेती कर ले या उसे बेच दे। हाँ पिताजी, मैं जल्द ही कुछ देखता हूँ। ऐसा कहकर महेश सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। इधर सुजाता और उसकी सास महेश और पिताजी की सारी बातें सुनते हैं। तभी सुजाता अपनी सास मंदा से, माँ जी, क्यों ना हम कुछ करें? तुम ठीक कह रही हो बहू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? माँ जी, मेरे पास एक कल्पना है। क्यों ना हम इडली बनाकर बेचे? हमारे घर का ही सामान इस्तेमाल करके हम ये बना सकते हैं। तो हमें शुरू में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखो बेटी, तुम जो करना चाहती हो वो करो। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझसे तुम्हारी जो भी सहायता होगी वो मैं करूँगी। दूसरे ही दिन से सुजाता इडली बनाती है और बाजार में टेबल कुर्सी लगाकर उस पर अपने इडली के डब्बे रखकर इडली बेचने लगी। सुजाता का पहला दिन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके लोग इडली खाने के लिए सुजाता के टेबल के पास आने लगे। अब कुछ न कुछ पैसे उसके हाथ में बचने लगे थे। ये सारी बातें मंदा और सुजाता महेश और पिताजी को बिना बताए कर रही थी, ताकि उन दोनों को टेंशन ना आए और महेश को इस बात से बुरा ना लगे कि उसकी नौकरी जाने के कारण उसकी पत्नी को बाजार में इडली बेचनी पड़ रही है। ऐसे ही एक दिन महेश सुजाता से, अरे सुजाता, मैंने राशन लाया तो बहुत दिन हो चुके हैं। तुमने मुझे राशन के लिए पैसे भी नहीं मांगे। मंदा दूर से महेश की बातें सुन रही थी। तभी सुजाता महेश से, अरे वो आपने जो सामान लाया था वो अभी भी थोड़ा बाकी है, घर में इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी। उसी वक्त मंदा वहाँ आ जाती है और महेश से, महेश, मुझे तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कुछ बताना है। सुजाता ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है और उसी में से बचे पैसों से वो घर चला रही है। बेचारी मेरी बहू घर के काम जल्दी निपटा कर जाती है और आप दोनों घर वापस आने से पहले ही घर लौट आती है, ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। अरे बहू, तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो? मुझे भी बताओ। बाहर नौकरी ढूंढने से अच्छा कि मैं तुम्हारी ही मदद कर दूं, ताकि जब तक महेश की नौकरी नहीं लगती तब तक हमारा घर तो अच्छे से चलेगा। पिताजी, मैं इडली बेचने का काम कर रही हूँ। अरे बेटी, ये तो बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। ये काम तो ऐसा है जो कभी बंद ही नहीं हो सकता। और एक बात बेटी, तुम्हें हमसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम भी तो अपने घर के लोगों के बारे में ही सोचकर कर रही थी। कोई बात नहीं, चलो अब हम सब साथ मिलकर तुम्हारे बिजनेस को आगे ले जाएंगे। दूसरे दिन से सुजाता के साथ उसके ससुर और पति भी उसकी मदद करने के लिए आने लगे। उन्होंने अब बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया। ऊपर के सारे काम महेश और उसके पिताजी कर देते थे। सुजाता अब इडली के साथ गर्मा गर्म डोसा भी बना कर देती थी। सुजाता के हाथों का सांभर लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा।
और उसने बनाई हुई चटनी लोगों को तो और भी ज्यादा पसंद आती थी। एक ग्राहक उनके ठेले पर आता है और महेश से, अरे भाई, डोसा अच्छा तो है ना? साहब, आप एक बार खाकर तो देखिए, अच्छा ना लगे तो आप पैसे मत दीजिए। उस ग्राहक को महेश एक मसाला डोसा देता है। थोड़ी ही देर में वो ग्राहक, वाह वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छा है बेटी तुम्हारे हाथ का डोसा। बहुत दिन हो गए मुझे ऐसा स्वादिष्ट डोसा खाए हुए। मुझे एक और मसाला डोसा देना। अगर किसी को होम डिलीवरी चाहिए तो वो भी मिलेगी सर। अरे वाह, ये तो और भी बहुत बढ़िया है। देखो बेटे, यहाँ नजदीक ही मेरी एक कंपनी है। कल से तुम रोज मेरे यहाँ इडली सांबार और डोसा मेरे सारे वर्कर्स के लिए सुबह लेकर आना। ये लो मेरा कार्ड, और हाँ, ये एडवांस रख लो। ऐसा कहकर वो सेठ वहाँ से चले जाते हैं। अब लोग कॉल करके ऑर्डर्स देने लगे। सुजाता का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। सुजाता बहुत ही बढ़िया इडली सांबर और चटनी बनाती थी। इसी कारण एक बार जो कोई उसके हाथ की इडली सांबर या मसाला डोसा